मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल विज़न फॉर इंग्लिश पे। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर मैक विटी द मिस्ट्री कैट। ये क्लास 12th का 100 मार्क्स पोएट्री सेशंस का 7th पोएम है। मैक विटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। आइए हम देखते हैं अपने पोएम के बारे में, पोएट के बारे में। मैक विटी द मिस्ट्री कैट ये हमारा पोएम है और इसके जो ऑथर है टी.एस. इलियट है। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है, देखते हैं। आइए, थॉमस इलियट का जन्म जो हुआ था 1888 में हुआ था। उनकी मृत्यु जो थी वो 1965 में हुआ था। वह ही वॉज बॉर्न इन एस.टी. लुइस, मसूरी। ये मसूरी में इनका जन्म हुआ था। US बट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड। इनका जन्म जो था लुइस, मसूरी में हुआ था US के, बट किसी कारणवश वो इंग्लैंड में बाद में सेटल हो गया। अ क्लासिक इन लिटरेचर, ये क्लासिस्ट थे लिटरेचर में, साहित्य सहेली थे। मतलब कि यहाँ पे ग्रीक और लैटिन भाषा के ज़्यादा यूज़ होता था जब इनका जन्म हुआ था, और ये यूज़ करते थे ग्रीक और लैटिन भाषा। एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, और इनका जो रिलीजन था, जो धर्म था, वो एंग्लो कैथोलिक था। मतलब कि एंग्लो कैथोलिक वो होता है जो बहुत पहले से चला आ रहा है जो धर्म, वो उसको एंग्लो कैथोलिक कहते हैं। सनातन धर्म जो होता है, हमारे हिंदू में भी सनातन धर्म होता है, और इसमें भी जो US में थे वो वहाँ भी सनातन धर्म के लोग रहते हैं, जो अंग्रेज जो थे उसके समय से चला आ रहा है, अंग्रेजों के समय से। तो एंग्लो कैथोलिक उसको कहते हैं। तो वो एंग्लो कैथोलिक रिलीजन थे। एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, वो उनका जो था पॉलिटिक्स बहुत पुराने प्राचीन काल का था। मतलब बहुत हाई फाई रॉयल स्टाइल में वो जीते थे। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। हमारे जो कवि थे वो 20th सेंचुरी के बहुत महान कवि के उसमें प्रसिद्ध हुए, वो महान कवि बने 20th सेंचुरी में। ही वॉज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ड्रामेटिक। हमारे जो कवि थे वो क्रिटिक एंड ड्रामेटिक थे। क्रिटिक मतलब होता है किसी भी चीज़ की किसी भी नॉवेल हो या फिर किसी भी लेखक हो, किसी भी लेखक का लेख हो, उसमें से कमियां निकालना, उसमें से खामियां निकालते थे, आलोचन करते थे, उसको क्रिटिक कहते हैं। तो हमारे जो लेखक थे वो कमियां निकालते थे, खामियां निकालते थे किसी भी लेख में से। और ड्रामेटिक मतलब ड्रामा, ये सब जो नाटक ये सब होता है उसके बारे में लिखा करते थे और प्ले भी किया करते थे। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1948। और हमारे कवि को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था 1948 में लिटरेचर के लिए। वो एक लिटरेचर लिखे थे, उसके लिए उनको सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज़ से। हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर द वेस्टलैंड, एश वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टर्स। तो इनका जो बेस्ट पोएम्स है वो दिया हुआ है। ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार आ चुकी है, तो प्लीज़ आप इसे याद कर लें। ये बहुत बारी पूछी गई हुई है क्वेश्चन, जो ऑप्शनल क्वेश्चन आती है उसमें बहुत बार पूछा गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ये जो पोएम्स है क्वेश्चन में आ जाता है द वेस्टलैंड के कवि कौन है, तो प्लीज़ इसको रिमेंबर कर ले, आप लोग याद कर ले अच्छे से। तो ये इनका जो बेस्ट पोएम्स था द वेस्टलैंड्स, एश वेडनेसडे, 4 क्वार्टर्स था। ये बहुत ज़्यादा ही उस समय फेमस था पोएम, अभी भी फेमस है, उस समय कुछ ज़्यादा ही फेमस था और इसकी वजह से ये फेमस हुए हमारे पोएट। एज अ पोएट एंड स्पोक्स मैन फॉर हिज एज, ही ट्रूली रिप्रेजेंट द इंटेलेक्चुअलिटी, सोशल एंड फिजिकली मूड्स ऑफ 20th सेंचुरी। हमारे जो कवि थे वो स्पोक्समैन थे, मतलब कि वो इंग्लिश बोला करते थे। डिबेट ये सब जो था उनके लिए बहुत उनको फेमस किया। वो बहुत अच्छा लगता था डिबेट करना, इंग्लिश में बातचीत करना, इंग्लिश में वो भाषण दिया करते थे।
और जो था 20वीं सेंचुरी में जो था वो 20वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने फिलॉसफी के कारण। फिलॉसफी मतलब किसी भी चीज़ पे अध्ययन करना होता है। जो जो सराउंडिंग था, जो 20वीं सेंचुरी का जो युग था, जो समय चल रहा था, उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही डीपली लिखा करते थे, बोला करते थे, उस पर भाषण दिया करते थे, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से बताते थे। वो सोशल जो इन्वायरमेंट था हमारा, जो धार्मिक चीज़ें हैं, सोशल सोसाइटी, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया करते थे, उस पर वो भाषण दिया करते थे, लोगों को समझाया करते थे। तो ये 20वीं सेंचुरी जो था उनके लिए बेस्ट था, वो उस काल के थे और उसी चीज़ को वो अपॉइंट करते थे। तो उसको 20वीं सेंचुरी को पूरे अच्छे से ब्रीफ डिस्क्राइब किया करते थे, भाषण देते थे, लोगों को समझाते थे और बहुत ज़्यादा फेमस इसी वजह से हुए थे। द प्रेजेंट पोएम मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज़ फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। जो इनका जो पोएम है मैकविटी द मिस्ट्री कैट, ये बहुत ज़्यादा ही फेमस है, बहुत ज़्यादा ही फेमस है। इनका जो कलेक्शन है पोएम्स का, जो ये लिखा करते हैं पोएम, इनका जितने भी पोएम्स है उसमें से बेस्ट वन जो ये था, इनका कलेक्शन में से बेस्ट वन था। मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज़ फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पॉसम्स बुक एंड प्रैक्टिकल कैट्स विच हैज़ मेड into a very successful music on stage by a great composer सर एंड्रयू लियोड वेबर। तो इनका जो पोएम था मैकविटी द मिस्ट्री कैट, ये तो बहुत ज़्यादा ही फेमस था और बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट पोएम में इनको काउंट किया जाता था मैकविटी मिस्ट्री कैट को, और बेस्ट पोएम्स था। और इस पोएम को एक बहुत अच्छे तरीके से गाया गया स्टेज पे। और किसके द्वारा गाया गया? कंपोज़र सर एंड्रयू लियोड वेबर के थ्रू गाया गया। तो ये पोएम बस पोएम नहीं है, इसको म्यूज़िक फॉर्म में भी गाया गया है और सक्सेसफुल भी हुआ ये म्यूज़िक। बस ऐसे नहीं कि रैंडमली हम लोग गा दिए या वो गा दिए रैंडमली, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से वो गाए थे और ये सक्सेसफुल भी हुआ था, म्यूज़िक फॉर्म में भी आया था, बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था उस समय। और जो हमारे कंपोज़र थे सर एंड्रयू लियोड वेबर, ये पोएम उन्होंने गाया था और स्टेज पे गाया था, एक परफॉर्मेंस के लिए गाया था, परफॉर्मेंस इस पे बना था। तो ये हम लोग जान सकते हैं अगर कोई भी चीज़ स्टेज पे गाया जा रहा है तो वो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट होगा। तो और वो खुद में खुद एक पैशन था उनका जो ये लिखे थे और इसी वजह से वो इतना फेमस भी हुए, मैकविटी द मिस्ट्री कैट। और इनका बेस्ट पोएम भी है, इनका जितना भी कलेक्शन है उसमें से। तो हम समझ सकते हैं कि कितना बेस्ट पोएम रहा है और किस फॉर्म में गाया गया। आगे देखते हैं क्या है। इट इज़ लाइट पोएम इन अ मॉक हीरोइक वेन। ये बहुत नॉर्मल पोएम है, बहुत अच्छे से मतलब हीरोइक वे में है, सॉन्ग के फॉर्म में लिखा गया है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको ईजिली समझा जा सकता है। इट डज़ नॉट नीड एनी स्लम्स एंड डिटेल्स एनालिसिस। ये जो मैकविटी द मिस्ट्री कैट है, इसको ज़्यादा समझने की इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल पोएम है और बहुत ज़्यादा ही क्लियर वर्ड सब यूज़ किया गया है और नॉर्मली इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, ज़्यादा हार्डवर्क करने का ज़रूरत नहीं है इस पोएम पे। इस चार्म्स कम्स फ्रॉम इट्स नीट राइम्स। इनका इस पोएम की जो खुशी है, इस पोएम का जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, वो खुद आ जाता है, इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, एक राइम के फॉर्म में लिखा हुआ है, नीट राइम के फॉर्म में, तो अच्छे राइम के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको ज़्यादा वो इफ़ेक्ट नहीं देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ये बहुत अच्छा है, इसकी सुंदरता खुद आ जाती है क्योंकि ये राइम के फॉर्म में लिखा है, वो भी बहुत सुंदर राइम के फॉर्म में। एंड ग्लोपिंग रिथम एज वेल एज अ कॉमिक इफेक्ट ऑफ मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज़ इन फैक्ट अ कैट। तो ये जो पोएम है, कवि बोल रहे हैं कि इसको ज़्यादा वो इफ़ेक्ट नहीं देना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, सोचना नहीं पड़ेगा, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इसका जो ब्यूटी है, चार्मनेस जो है, वो खुद आ जाती है क्योंकि ये जो पोएम है वो राइम्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रिथम है और इसमें एक और ख़ास बात है कि कॉमिक फॉर्म में है। ये इस पोएम को कॉमिक फॉर्म में भी बताया गया है, मतलब कि
हम लोग हंस भी सकते हैं, हंसी मजाक वाली पोयम है। इसको पढ़ के हम लोग को चेहरे पे हंसी आएगी। कॉमिक मतलब होता है हंसी वाला कोई भी चीज़। कोई कॉमिक कोई बच्चा पढ़ता है तो हंसी आता है, कॉमिक बुक आता है जो इन्जॉयमेंट के लिए होता है। तो ये पोयम भी वही है, कॉमिक के फॉर्म में है। तो हम लोग इस पोयम से हंसी भी आएगी पढ़ के। और इफेक्ट ऑफ अ मॉन्स्टर क्रिमिनल, और इस पोयम को इफेक्ट दिया गया है क्रिमिनल के थ्रू, एक हैवान के फॉर्म में दिया गया, क्रिमिनल जो क्राइम करता है, और हु इज़ इन फैक्ट अ कैट। और इसको जो पोयम को जो दर्शाया गया वो एक बिल्ली के रूप में दर्शाया गया है। ये पूरा पोयम एक बिल्ली पे पूरा बेस है ये पोयम। तो ये कवि का यही था हमारा डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग जान गए कि हमारे कवि कैसे थे, कितने फेमस थे, उनका इम्पोर्टेंस पोएम्स क्या था ये। और प्लीज़ आप लोग इसको नोट कर लें अपने कॉपी में और इसको याद कर लें। इनका जो पोएम्स था, जो बेस्ट पोएम्स था, द वेस्टलैंड एंड वेस्ट हार्श वेडनेसडे 4 क्वार्ट्स, क्योंकि ये बहुत बारीकी पूछा गया है, लगभग हर ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लें और रिमेंबर कर लें। तो आते हैं हम अपने चैप्टर पे। तो हम देखते हैं अपना थीम, समझते हैं थोड़ा कि हमारा जो पोएम है वो कैसा आने वाला है, किस टाइप का पोएम है, किस बेसिस पे पोएम है, क्या बताया जा रहा है इस पोएम में। तो आइए देखते हैं, लेट्स सी द थीम ऑफ द पोएम। हमारा थीम कैसा है, थीम क्या है पोएम का, देखते हैं। थीम ऑफ द पोएम, मैकविटी मिस्ट्री कैट इज़ अ मिस्टीरियस नेचर ऑफ अ मैकविटी। तो ये जो हमारा पोएम है मैकविटी द मिस्ट्री कैट, तो इसमें इस पोएम में हमें कवि बताए हैं कि ये पोएम होने वाला है नेचर के बारे में। किसके नेचर के बारे में? मैकविटी, जो मैकविटी है उसके नेचर के बारे में, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। वो कैसा है, क्या करता है, उसमें क्या खासियत है, क्या खराबी है, वो उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस पोएम में। तो ये एक मिस्टीरियस है, मतलब कह सकते हो कि जादू वाला पोएम है। मतलब इस मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर पाए, जो अनसुलझी जो पहेली होती है उसी तरह ये पोएम है, इसको कोई सॉल्व नहीं कर पाया। मैकविटी का नेचर जानेंगे कि उसका नेचर है क्या एक्चुअली में, वो क्या करता है। तो देखते हैं आगे क्या है, पूरा देखिए। द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द कॉमिट्स ऑल टाइप्स ऑफ क्राइम। तो हमारे जो पोएट है वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे क्राइम को कमिट किया जाता है, कैसे उसको अंजाम दिया जाता है। बट नो पुलिस कैन फाइंड, लेकिन कोई भी पुलिस जो है, कोई भी हमारे जो पुलिस स्टाफ मेंबर्स है, कोई भी पुलिस है, वो कभी फाइंड ही नहीं कर पाते, खोज ही नहीं पाते हैं। किसको नहीं खोज पाते, देखिए। और अरेस्ट हिम, तो इस पोएम में बता रहे हैं हमारे कवि कि जो क्राइम है उसको कमिट कर दिया जाता है, उसको क्राइम हो जाता है, क्राइम को जो क्राइम है उसको अंजाम दे दिया जाता है। बट नो पुलिस कैन फाइंड और अरेस्ट हिम, लेकिन कोई पुलिस फाइंड नहीं कर पाती है, खोज नहीं पाता है कि किसने क्राइम किया है, और कोई अरेस्ट भी नहीं कर पाता, पकड़ भी नहीं पाता है। किसको नहीं पकड़ पाता है? तो मैकविटी को। तो देखिए, बिफोर एनी बडी कुड कैच हिम ही वैनिश अवे एंड नो बडी नोज ही इज़। तो इस पोएम में बता रहे कवि कि क्राइम जो है वो तो कर दिया जाता है, क्राइम को अंजाम दे दिया जाता है, बट जो खासियत है, पुलिस वहाँ पहुँचती है क्राइम के प्लेस पे, कोई पुलिस जो क्राइम किया है उसको पकड़ नहीं पाता है, उसको अरेस्ट नहीं कर पाता है। और जब भी बिफोर एनीबडी कुड कैच हिम, जब भी कोई उसको पकड़े उससे पहले वो भाग जाता है, वैनिश हो जाता है, वहाँ पे नहीं रहता है, भाग जाता उस क्राइम के प्लेस से। एंड नो बडी नोज ही इज़, और कोई नहीं पहचान पाता है कि कौन है वो, कोई नहीं जान पाता है कि क्राइम किसने किया एक्चुअली। लेकिन सबको पता है कि मैकविटी ने किया, बट कोई उसको पकड़ नहीं पाता है, कोई अरेस्ट नहीं कर पाता है। और जब कोई उसको पकड़ने के जाता भी है तो वो वहाँ नहीं मिलता है, मैकविटी भाग जाता है वहाँ से, वैनिश हो जाता है उस प्लेस से, क्राइम के प्लेस से। और कोई नहीं जानता है कि वो है कौन मैकविटी एक्चुअली। बस सबको पता है मैकविटी है, मैकविटी ने क्राइम करा है, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता, कोई पुलिस नहीं पकड़ पाता है। तो ये था हमारा पोएम। अब आई थिंक कि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हमारा पोएम कैसा होने वाला है, किस पे बेस है।
क्या है इस पोएम में। तो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपना पोएम मैकविटी द मिस्ट्री कैट। तो आइए देखिए हमारा पोएम क्या कहते हैं, हमारे पोएट इस पोएम में क्या बताना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैकविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट। मैकविटी क्या है, तो मैकविटी जो है एक कैट है, एक बिल्ली है। तो कैसी बिल्ली है, तो मिस्ट्री कैट है, रहस्यमय बिल्ली है। तो कवि कह रहे हैं मैकविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट। मैकविटी जो है एक बिल्ली है, रहस्यमय बिल्ली है। ही इज़ कॉल्ड अ हिडन पाव। और कवि बता रहे हैं कि उसको जो है हिडन पाव है, जो हमारा जो मैकविटी है वो हिडन पाव है, छुपा हुआ पंजा है उसका। हिडन पाव को मतलब कहते हैं हम लोग, छुपा हुआ पंजा कहा जाता है। हिडन पाव का मतलब यही होता है, छुपा हुआ पंजा। तो मैकविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड अ हिडन पाव। तो मैकविटी जो एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमय बिल्ली है, और उसका जो पंजा वो छुपा हुआ है। For he is the mystery criminal who can defy the law। ये जो क्रिमिनल्स का मिस्ट्री मास्टर है, ये जो क्राइम जो होता है, जितना भी क्राइम प्लेस होता है, कहीं पे भी क्राइम होता है, तो मैकविटी इस क्राइम का मास्टर माइंड है, मास्टर है। मैकविटी एक बिल्ली है, रहस्यमय बिल्ली है, उसका जो पाँव है वो छुपा हुआ है। और ये जो क्रिमिनल है, जो क्राइम होता है उसका जो मास्टर क्रिमिनल है मैकविटी। और हु कैन डिफे लॉ, हु कैन डिफे द लॉ, इसमें सभी नियमों को तोड़ा है। जो मैकविटी वो सारे नियम को तोड़ दिया है। डिफे मतलब होता है तोड़ना, लॉ मतलब होता है नियम। तो मैकविटी मिस्ट्री कैट इज कॉल्ड अ हिडन पाव, फॉर ही इज मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ। तो कवि बता रहे मैकविटी जो है एक रहस्यमय बिल्ली है, उसका जो पाव है वो छुपा हुआ है, वो किसी को दिखता नहीं है। ये जो मैकविटी वो ये मास्टर क्रिमिनल है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत मास्टर क्रिमिनल है, और इसने सारी नियम को तोड़ा। हु कैन डिफाई द लॉ, उसने सारे नियमों को तोड़ दिया है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ही इज बेफलमेंट ऑफ Scotland Yard and flying squads disappear. For when they reach the scene of crime, McVitie is not there. He is बेफलमेंट का मतलब होता है कंफ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो स्कॉट यार्ड है, जो यहाँ पे स्कॉट यार्ड है, ये और जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो डिसअपेयर जो है, इन लोगों के लिए एक कंफ्यूजन है। ये जो स्कॉटलैंड है, फ्लाइंग क्वाड्स डिसअपेयर है, वो लोगों के लिए कंफ्यूजन है, बेफलमेंट है, कंफ्यूज्ड है लोग बहुत ज़्यादा। फॉर व्हेन दे रीच, जब भी वो पहुँचते वहाँ पे, व्हेन दे रीच जहाँ पे क्राइम होता है, मैकविटी इज़ नॉट देयर, तो मैकविटी वहाँ मिलता ही नहीं है। तो कवि कह रहे हैं मैकविटी जो है एक मिस्ट्री कैट है, हिडन पाव है, वो किसी को दिखता नहीं है, वो मास्टर क्रिमिनल है, क्रिमिनल का मास्टर है, जिसने सारे लॉ को तोड़ा है, सारे लॉ को तोड़ दिया है। और बेफलमेंट कंफ्यूज्ड है लोग कि जो यहाँ पे है स्कॉटलैंड यार्ड, फ्लाइंग स्क्वाड्स डिसअपेयर व्हेन ही रीचेस सीन ऑफ क्राइम मैकविटी इज नॉट देयर। तो लोग कंफ्यूज्ड है स्कॉट यार्ड में, फ्लाइंग स्क्वाड्स में, पूरे कंफ्यूज है लोग, क्योंकि वो जब जहाँ क्राइम होता है, जब लोग वहाँ पहुँचते तो मैकविटी वहाँ मिलता ही नहीं है, मैकविटी इज़ नॉट देयर। तो जब ये स्कॉट यार्ड के जो लोग हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, जो लोग हैं, ये जब जगह पे पहुँचते हैं जहाँ क्राइम हुआ रहता है, जहाँ पहुँचते हैं तो मैकविटी वहाँ मिलता ही नहीं है, मैकविटी इज़ नॉट देयर, वहाँ पे मैकविटी नहीं रहता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में कभी हमें यही बताएं कि मैकविटी एक रहस्यमय बिल्ली है, उसका वो हिडन है, छुपा हुआ है, ये क्रिमिनल का मास्टर है, मास्टर क्रिमिनल है, जिसने सारे नियमों को तोड़ा है। और जो स्कॉट यार्ड है, फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपेयर,
ये जो स्कॉटयार्ड है, फ्लाइंग स्क्वाड है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज्ड है, बेफिलमेंट है, कंफ्यूज्ड है कि जब भी वहाँ के जो लोग, स्कॉटयार्ड के जो लोग हैं, वहाँ जब क्राइम होता है वहाँ पहुँचते हैं तो मैकविटी वहाँ नहीं रहता, मैकविटी इज़ नॉट देयर, मैकविटी वहाँ नहीं मिलता है लोगों को। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टैंजा। मैकविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकविटी। तो इस स्टैंजा में बताए हैं हमारे कवि की मैकविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकविटी, कि मैकविटी की तरह दुनिया में कोई है ही नहीं। इस दुनिया में मैकविटी जो है, जो बिल्ली है रस्म बिल्ली, उसकी तरह कोई दुनिया में है ही नहीं। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं अपना। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। तो यहाँ कवि बता रहे हैं उसका जो लेविटेशन है, का जो पावर है, लेविटेशन का जो पावर है, ऊपर जाने की जो क्षमता है मैकविटी का, मतलब क्राइम के क्षेत्र में वो ऊपर ही जाते रहता है। किसी ने उसे पकड़ा ही नहीं है, जो क्राइम कर लेता है लेकिन क्राइम करके भाग जाता है, इसलिए वो कभी पकड़ा ही नहीं गया, अपना निशान कभी छोड़ा ही नहीं है, तो कोई पकड़ा ही नहीं है। तो उसमें जो पावर है लेविटेशन का, ऊपर जाने की, बहुत ज़्यादा ही है वो पावर। यहाँ पे पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब है पावर ऑफ फ्लाइंग इन द एयर, मतलब वो क्षमता में अपने हवा में उड़ जाऊं। उसका जो क्षमता है वो सोचता है कि मैं हवा में उड़ जाऊं, मतलब मैं कभी नीचे नहीं आऊँगा, मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता, वैसा सोच रखता है मैकविटी। और ऊपर उड़ जाऊं, इसको कहते हैं लेविटेशन। जो मतलब वो कभी नहीं चाहता है, वो हमेशा सोच पॉजिटिव रखता है कि मैं कभी पकड़ा ही नहीं जाऊँगा, बिंदास जीता है। और जो क्राइम करता है उसमें कभी फंसता ही नहीं है, क्योंकि वो कोई निशान नहीं छोड़ता है। तो उसका जो पावर ऑफ लेविटेशन वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है उसका पावर ऑफ लेविटेशन। वो वुड मेक अ फकीर स्टेयर। जो फकीर यहाँ पे बता रहे हैं, मतलब कोई भी जिसका मैजिकल पावर हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब जादू जानता हो, थोड़ा जादू टोना जानता हो, ये जो फ़कीर है उतना पावरफुल नहीं है उसके सामने। तो यहाँ कवि बोल रहे हैं कि जो मैकविटी है उसका पावर ऑफ लेविटेशन बहुत ज़्यादा है, और फ़कीर भी उसके सामने कुछ नहीं है। फ़कीर भी उतना पावरफुल नहीं है कि मैकविटी को पकड़ सके, फ़कीर के हाथों में भी मैकविटी पकड़ आने वाला नहीं है, मतलब फ़कीर भी इस मैकविटी को अपने वश में नहीं कर सकता है। फ़कीर जो है वो भी यूजलेस हो चुका है मैकविटी के सामने। अब आगे कवि कहते हैं, अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं हमारे। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब भी कोई क्राइम होता है, हम वहाँ पहुँचते हैं तो देखता है क्या सब, मैकविटी इज़ नॉट देयर। तो जब भी कोई भी जो स्कॉटयार्ड के जो लोग हैं, जो क्राइम के प्लेस पे पहुँचता है तो देखता है क्या मैकविटी वहाँ नहीं है, कभी भी मैकविटी वहाँ मिलता ही नहीं है, मैकविटी इज़ नॉट देयर कभी नहीं मिलता है। आप उसको देख ही नहीं सकते हो वहाँ पे क्राइम के प्लेस पे। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप उसको मे भी देख सकते हो, कहाँ, बेसमेंट में देख सकते हो। बेसमेंट जो है, आप उसको अगर देखना चाहते हो तो वो बेसमेंट में आपको दिख जाएगा। यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसको एयर में भी देख सकते हो। बेसमेंट वो प्लेस होता है, अंडरग्राउंड जो रूम होता है उसमें आप ढूंढ सकते हो। अंडरग्राउंड में जो नीचे की ओर का जो रूम होता है आप उसमें ढूंढ सकते हो। यही बेसमेंट का मतलब अंडरग्राउंड रूम होता है, उसका बेसमेंट में ढूंढ सकते हैं हम लोग। तो हम लोग को अगर मैकविटी को देखना है तो आप बेसमेंट में देख लो, वहाँ वो दिख जाएगा। या फिर आप देख सकते हो एयर में, आप उसको एयर में उड़ते हुए देख सकते हो, हवा में देख लो या अंडरग्राउंड रूम में, सब में देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस अगेन मैकविटी इज़ नॉट देयर। बट आई टेल यू वंस अगेन, मैं फिर से तुम्हें बता देता हूँ, आपको कह देता हूँ, समझा देता हूँ कि आपको मैकविटी भी जो है आपको मिलने वाला नहीं है, मैकविटी नहीं मिलेगा आपको।
तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कवि हमें यहाँ क्या कहना चाहते हैं। कवि बता रहे हैं कि जो मैकविटी जो है मनुष्य के लॉ को भी तोड़ दिया है, मनुष्य का जो नियम है, कानून है, वो भी तोड़ दिया है। वो धरती की जो लॉ है, ग्रेविटी जो है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसको भी तोड़ दिया है, उसको भी तोड़ दिया है। इसका जो पावर ऑफ लेविटेशन है बहुत ज़्यादा है कि वो फ़कीर के वश में भी नहीं आएगा। फेयर स्टेयर वो फ़कीर के भी वश में नहीं आने वाला है, उसको कोई वश में कर ही नहीं सकता मैकविटी को। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकविटी इज़ नॉट देयर। और जब आप क्राइम के प्लेस पे पहुंचोगे जहाँ क्राइम हुआ होगा, वहाँ पे मैकविटी आपको नहीं मिलेगा। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। आप उसको अंडरग्राउंड रूम में देखे होगे, बेसमेंट में देख सकते हो। यू मे लुक अप इन द एयर। आप उसको हवा में भी देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस अगेन एंड वंस अगेन मैकविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि मैकविटी वहाँ पे भी नहीं मिलेगा, वहाँ भी नहीं होगा मैकविटी। मैकविटी आपको मिलने वाला है ही नहीं। वो इतना ज़्यादा तेज है, इतना स्मार्टनेस है उसमें, इतना स्मार्ट है वो। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टैंजा पे। देखते हैं हमारे थर्ड स्टैंजा में कवि ने क्या कहा है। मैकविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। मैकविटी जो है एक जिंजर कैट है, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। वो टॉल और थिन भी है। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं मैकविटी जो है बहुत ज़्यादा ही फास्ट है, जिंजर कैट है, बहुत फास्ट है। उसका जो क्षमता है वो बहुत फास्टनेस से भरा हुआ, कोई भी काम जो करता है बहुत फास्ट करता है, बहुत जल्दी जल्दी करता है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, ये बहुत फास्ट है और लंबी पतली है। मैकविटी जो है ये लंबी है, पतली है। मैकविटी को हम फीमेल भी बता सकते हैं, मेल भी, आपको जैसा मन आप कर सकते हो। मैकविटी यहाँ पे बिल्ली को ही दर्शाया गया है, तो आप बिल्ली को आप फीमेल मेल कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैकविटी जो है वो एक बहुत फास्ट कैट है, बहुत ज़्यादा ही फास्ट कैट है। वो लंबी पतली भी है। तो मैकविटी की दो तीन चीज़ बहुत खासियत है। आइए देखते क्या क्या खासियत है। यू विल नो हिम इफ़ यू शो हिम, फॉर हिज आइज आर सकेन इन। तो मैकविटी की खासियत भी बहुत सारी है, दो तीन बहुत अच्छी खासियत है। आइए देखते हैं। मैकविटी की जो आँखें हैं, जो मैकविटी की जो आइज़ है वो सकेन है। जो आँखें हैं थोड़ा सकेन है, मतलब धसी हुई है अंदर की ओर। और उसका जो आँखें वो अंदर की ओर धसी हुई है, ये उसकी खासियत, पहला खासियत है मैकविटी की। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ अ थॉट। और इसका जो ब्रो है, ब्रो का मतलब आईब्रो, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है आईब्रो का, ब्रो। तो इसका जो आईब्रो है वो शॉर्ट फॉर्म है। तो जो आईब्रो है, इसकी जो आईब्रो है उस पर बहुत सारे, मतलब डीपली लाइंड विथ द थॉट्स, मतलब बहुत सारे आपको हम कह सकते हैं लकीरें दिखेंगी। मैकविटी का जो है, जो आईब्रो है उस पर आपको बहुत सारी लकीरें देखने को मिलेंगी। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा सोचता है तो उसके चेहरे पे थोड़ा बहुत लकीर आ जाता है। वो उसका लाट जो होता है, जो आईब्रो होता है, उस पर लकीरें आ जाता है। तो उसी तरीके से मैकविटी जो है, इसका जो चेहरा है, मैकविटी जो है उसका जो चेहरा है, चेहरे पर भी आपको डीपली लाइंड दिखेगा, डीपली लाइंड लकीरें दिखेंगी। हेड इज़ हाईली डोम्ड। उसका जो हेड है वो डोम्ड है, शेप लाइक अ डोम्ड। मतलब इसका जो सर है वो आपको एक लंबा चौड़ा इंसान आपको जैसे दिखेगा, उसका सर हमेशा ऊंचा रहता है, हमेशा दिखाएगा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, वैसे आपको इसका हेड दिखेगा डोम की तरह। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट। इसका जो कोट है, जो वो अपना ड्रेस पहनता है, जो कोट है वो डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट जो डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट है, उसका जो कोट है, तो उसके पास जो इतना, तो कवि कहते हैं कि इसके पास उतना टाइम ही नहीं है कि वो अपना कोट को साफ कर सके,
और अपने पर ध्यान दे। मैकविटी इतना बिजी पर्सन है, वो जब भी मतलब वो उसका ध्यान सिर्फ क्राइम पे रहता है। वो कोई भी क्राइम करके निकल जाता है, तो उसके पास उतना टाइम ही नहीं है कि वो अपना ड्रेस साफ करे, अपना जो कोट वो पहनता है उसको धोए, खुद को टाइम दे। उसको परवाह ही नहीं है कि वो गंदा कपड़ा पहना है, अच्छा कपड़ा पहना है, क्योंकि वो अपने सिर्फ काम पे ध्यान देता है, अपने क्राइम जो किया उस पर ध्यान देता है, हमेशा सोचता रहता है। तो उसका जो कोट है वो गंदा रहता है, साफ सुथरा नहीं रहता है। तो कभी यही बता रही, उसके पास टाइम ही नहीं है। इस लाइन से यही कभी समझाना चाहते हैं, उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपना कोट साफ सुथरा करे, कपड़ा अच्छा पहने। उसका जो कोट है हमेशा डस्टी ही रहता है, गंदा ही रहता है। हिज विस्कर आर अनकॉम्ड, उसका जो विस्कर है वो अनकॉम्ड रहता है। इसके जो विस्कर है, जो इतने जो विस्कर अनकॉम्ड रहते हैं, हमेशा अनकॉम्ड रहेंगे, मीन्स कंघी नहीं किए रहता है। उसका जो बाल जो रहता है सुलझा उलझा नहीं रहता है, बाल जो रहता है उलझा उलझा सा रहता है, कभी वो कॉम्ब नहीं करता है। वो इतना बिजी पर्सन है, कंघी का यूज़ ही नहीं करता है। कभी कहते हैं इसके पास उतना टाइम ही नहीं है अपने बॉडी पे ध्यान दे ही, कि वो कुछ भी अपने बॉडी पे ध्यान दे थोड़ा बहुत। बस गंदे कपड़ा पहनता है, अपने बाल भी कॉम्ब नहीं करता है, झाड़ता वाड़ता नहीं है। ही शो हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक ए स्नेक। तो वो जो मैकविटी है वो बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा ही चालाक है। वो जो अपना सर घुमाता है, मूव करता है अपना सर, वो साइड टू साइड करता है। मतलब वो बहुत एक जगह स्थिर है, लेकिन साइड टू साइड अपना सर घुमाते रहता है। वो हमेशा चौकन्ना रहता है, कहने का मतलब है कवि का। जैसे सांप अपना सर घुमाता है एक जगह बैठ के लेफ्ट राइट, वैसे ही मैकविटी अपना सर घुमाता है, हमेशा पंचुअल रहता है, हमेशा सट मतलब आप कह सकते हो हमेशा वो क्राइम किया रहता है तो उसके बारे में सोचता रहता है, हमेशा अवेयर रहता है, हमेशा पंचुअल रहता है कि कब क्या हो जाए, उसके लिए वो हमेशा तैयार रहता है। और जो सांप की तरफ अपना सर घुमाते रहता है इधर उधर साइड्स में, वैसे ही अपना मैकविटी सर भी घुमाता है जैसे सांप घुमाता है। When you think he is half asleep, he always wide awake। और एक और खासियत ये है कि जब भी आप सोचोगे, जब भी आप सोच रहे होगे कि मैकविटी सोया हुआ है या आराम कर रहा है, हाफ अस्लीप, लेकिन वो ऐसा कुछ है ही नहीं। ऑलवेज वाइड अवेक, वो हमेशा जगा हुआ रहता है। जब भी आप सोचोगे कि ही स्लीप, कि मैकविटी सोई हुई है या सोया हुआ है, या मैकविटी ध्यान नहीं दे रहा है आपको कि कौन है उसके अगल बगल, तो ये आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा है ही नहीं, मतलब वो जो है हमेशा अवेक में रहता है, हमेशा उठा हुआ रहता है, हमेशा सचेत होता है, हमेशा सचेत में रहता है, सतर्क रहता है। क्योंकि वो क्यों सचेत रहता है? क्योंकि वो मास्टर क्रिमिनल है और उसके पास टाइम नहीं है दिखाने, एकदम टाइम ही नहीं है। सचेत रहता है, टाइम नहीं है दूसरे के लिए परवाह करने के लिए, लेकिन वो अपने काम के लिए पंचुअल रहता है। आई थिंक आप समझे होंगे, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। मैकविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। तो मैकविटी एक रहस्यमय बिल्ली है, बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा जिंजर कैट है, फास्ट है, लंबी चौड़ी है, पतली है। यू विल नो हिम इफ़ यू शो हिम, फॉर हिज आइज आर सकेन इन। तो आप जब भी मिलोगे तो उसको देख सकते हो, तो देखोगे कि उसकी जो आँख है वो सकेन होंगी, ढकी हुई होगी। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट्स, उसका जो आईब्रो है वो हमेशा मतलब लाइंड के फॉर्म में होगा, हमेशा वो कुछ ना कुछ सोचते रहता है। जैसे कोई भी इंसान सोचता है तो उसके फेस पे बहुत सारे लाइंस बन जाते हैं, उसका जो फॉरहेड है उस पर लाइंस बन जाते हैं। तो मैकविटी के भी जो आईब्रो है, फॉरहेड है, उस पर लाइन बन जाते हैं। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, उसका जो कोट है बहुत गंदा रहता है, हमेशा डस्टी रहता है, डस्ट से भरा रहता है कि आप उसको नेगलेक्ट कर दो। और उसका जो विस्कर है, जो मतलब दाढ़ी मूछ है, जो बाल हैं, वो हमेशा अनकॉम्ड रहता है, कभी कंघी किया ही नहीं है उसने, उसके पास टाइम ही नहीं है अपनी ड्रेस को ठीक करने का, बाल को झाड़ने का, अपने शरीर पे ध्यान देने का, उसके पास टाइम ही नहीं है। ही सॉ हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मोमेंट लाइक अ स्नेक।
आप उसको देखोगे जब भी तो वो हमेशा सर घुमाते रहता है, लेफ्ट राइट साइड टू साइड घुमाते रहता है, एकदम वैसे ही जैसे सांप अपना सर घुमाता है लेफ्ट राइट, सेम एग्जैक्टली वैसे ही मैकविटी अपना सर घुमाता है साइड टू साइड। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ एस्लीप ही ऑलवेज वाइड अवेक। और जब भी आप सोचोगे कि मैकविटी सो रहा है या आराम कर रहा है या फिर आपको देख नहीं रहा है, आप पे ध्यान नहीं दे रहा, तो ये बहुत गलत सोच है। मैकविटी हमेशा सचेत रहता है, हमेशा जगा हुआ रहता है और हमेशा पंक्चुअल रहता है कि उसके पास आसपास हो क्या रहा है, इस पर वो ध्यान देते रहता है। क्योंकि ये क्यों ध्यान देता है? क्योंकि वो मास्टर क्रिमिनल है, मास्टर क्राइम करता है, इसलिए। आई विश कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई विश कि आप सभी को समझ में आया है जितना मैं बताई हूँ। और प्लीज़ आप लोग को कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता सकूँ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।